हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 10 की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल पर मैं आपको डे बाय डे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, जिन्हें आप देखकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 की बात करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपको बता ही रहा हूँ। एंड अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप कैसे देख पाएंगे? आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सिंपली आपको प्लेलिस्ट को ओपन करना है एंड जो भी लेक्चर आपसे मिस हुआ है उसे आप वहां से पढ़कर कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन दोनों को मैंने कम्प्लीटली कवर कर दिया है। एंड इनके जो है 10 से 12 लेक्चर हैं दोनों के, है ना। तो आपको करना क्या है, इन लेक्चर्स को देख लेना है, क्योंकि मोस्ट पावरफुल लेक्चर्स होने वाले हैं। इनमें से ही आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा डेफिनेटली। तो दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ, इन दोनों प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। इसमें से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और 100+ MCQs की बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो हो सकता है वीडियो 1 आवर से ज़्यादा चले जाए, यानी 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी वीडियो भी हो सकती है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, जब विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती है तो धारा से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा फास्टली लेंगे क्योंकि 100+ क्वेश्चन है। मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े लेक्चर्स आपको देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत पास आ चुका है ना। तो पहला आपका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रभाव। और ये हमारा है क्या, रिवीजन है ना, रिवीजन है। हम डीप में तो वैसे भी नहीं जाएंगे, है ना। आपने जो है अभी तक पूरे साल में पढ़ लिया, अब आपका जो है एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो रहा है ना। सिंपली आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं बस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा? तो वो आपको बताना है। वो हमारा मात्रा के, है ना, जो धारा की मात्रा होती है ना, उसके समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि कह रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में कौन सी परिभाषा सही है। देखिए, परिभाषा वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको करना क्या है, परिभाषाएं याद रखनी है। तो इसमें कह रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में, है ना, कौन सी परिभाषा सही है, ये हमें बताना है। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो होगी यह जो है प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैद्युतिक अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, है ना, क्या होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ये जो है धारा के परिमाण, है ना, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल यानी I/T के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या फिर समानुपाती होता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त कैसे किया जाता है ना, ये आपको बताना है। व्यक्त किया जाता है, किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो उसे हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं, आपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी वैद्युतिक अपघटन के 1 कूलाम के विद्युत के जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में आसुत जल का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, तो उसमें हम आसुत जल का प्रयोग क्यों करते हैं, ये आपको बताना है। तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप जानते होंगे, यह जो है स्थानीय क्रिया को क्या करता है, रोकता है और मंद कर देता है। तो इसलिए हम जो है आसुत जल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था के पदों में जांच की जाती है। किसके पदों में जांच की जाती है? बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था की, है ना। तो इसका भी राइट आंसर आप बता रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, आपेक्षिक घनत्व, है ना, आपेक्षिक घनत्व के पदों में जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक अपघटन की विधि में मुक्त या एकत्र जो पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, ये आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा व समय के समानुपाती होगा, है ना, I इंटू टी, अभी अभी आपको बताया था ना, तो वही बात है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की विधि में निक्षेपित द्रव्यमान, जिसे एम से हम डिनोट करते हैं, की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ये आपको बताना है, सूत्र यहाँ पर आपको बताना है। 4 आपके पास फॉर्मूले हैं, इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है वही आपको बताना है। तो बिल्कुल m बराबर क्या होता है, ZIT, है ना, Z क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल के इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में क्या हो जाता है, आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो सकता है, जो कहलाता है। अब ये क्या कहलाता है यही आपको बताना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्थानीय क्रिया कहलाएगी, है ना, स्थानीय क्रिया कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए सेल के अवयवों का मिलान कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या किया गया है, एक चित्र दे दिया है, ABCD नाम दे दिया है, अब आपको बताना है A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है ना, इस तरह से आपको मिलान करना है। क्लियर है? तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे। ए हमारा क्या है, तो ए हमारा है कार्बन एनोड, है ना, ए हमारा क्या है, ये कार्बन का एनोड है ना, तो ये हमारा क्या होगा, कार्बन का एनोड। मैं लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, कार्बन एनोड। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें जो हमारा बी नंबर है ना, जो हमारा बी नंबर है वो क्या है, हाँ, तो बी नंबर हमारा क्या है, जिंक कैथोड है। क्या है, बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जिंक का कैथोड हो जाएगा, जिंक का कैथोड। बस आपने 2 मिला लिए, बस काम हो गया। मैंने आपको बताया है मिलान वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो काफ़ी आसान होते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 का मैचिंग कर लीजिए बस। अगर आपने 2 की मैचिंग कर ली तो समझ लीजिए आप राइट आंसर तक पहुँच पाएंगे। कैसे पहुँचना है, तो देखिए, ए का हमने क्या निकाला, ए का हमारा कौन सा था, यानी ए का था दूसरा, है ना, और बी का कौन सा था, बी का था तीसरा। अब देखेंगे जहाँ पर ये मिल रहा है उसे रहने देंगे, जहाँ पर जिस ऑप्शन में ऐसा नहीं है उसे एलिमिनेट कर देंगे। पहले का दूसरा देखते हैं, तो देखिए पहले का तीसरा दिखा रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। पहले का दूसरा है, इसे रहने देते हैं। पहले का पहला है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। पहले का चौथा है, पांचवा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो बचा क्या, सिर्फ एक ही बचा, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी का तीसरा है, इसमें भी बी का तीसरा दिखा रहा है, यानी अगर आपने 2 की मैचिंग कर ली ना तो आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, आगे के आप मिलान कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, सरल वोल्टाइक सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है, जिंक प्लेट पर अशुद्धि की उपस्थिति के कारण क्या होता है, यह आपको बताना है। तो वो क्या होगा, स्थानीय क्रिया होगा, है ना। स्थानीय क्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने आपके थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ा रखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैटरी अपघटन में आयतन के अनुसार लगभग सल्फ्यूरिक अम्ल व जल होता है, कितने कितने % होता है ये आपको बताना है ना। जो आपका क्या होगा, आयतन के अनुसार, यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी मात्रा कितनी होगी और जल की मात्रा कितनी होगी, है ना, ये आपको बताना है। देखिए जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है ना वो आपका 35% होता है और जो जल होता है वो 65% होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं 100% करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बैटरी के ताप में वृद्धि से अपघटन की विशिष्ट गुरुत्व का प्रभाव क्या पड़ता है, ये आपको बताना है ना। बैटरी के ताप में वृद्धि, यानी बैटरी के अगर टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है तो अपघटन की विशिष्ट गुरुत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है ना। तो क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, घट जाएगा, गुरुत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, विशिष्ट गुरुत्व का प्रभाव घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है ना। विध्रुवक का कार्य कौन सा पदार्थ करता है, शुष्क सेल की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे क्योंकि यहीं पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल में उत्पन्न होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को दूर कैसे किया जा सकता है, ये आपको बताना है ना। दूर कैसे कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि आप कैसे दूर कर सकते हो। जस्ता इलेक्ट्रोड का पारे की यानी परत चढ़ाकर, है ना, जस्ता इलेक्ट्रोड पर क्या करेंगे, पारे की परत चढ़ा देंगे। अगर आपको शुद्ध जस्ता मिल रहा है तब, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है, है ना।
तो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रखे हैं, तो इसका राइट आंसर आप खोल रहे होंगे बिल्कुल। लेड एसिड सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल नहीं होता है ना, नहीं की बात कर रहा है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक सेल आपका डेलियल सेल क्या है? प्राथमिक सेल है। लेक्लांसे सेल क्या है? प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल क्या है? ये भी आपका प्राथमिक सेल होता है। लेकिन जो लेड एसिड सेल है ना, ये आपका प्राथमिक सेल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा शुष्क सेल। सेल का शुष्क रूप में निर्मित होता है ना। शुष्क सेल किसके रूप में सेल का शुष्क निर्मित होता है, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी है ना, लेक्लांसी। लेक्लांसी सेल का शुष्क रूप होता है शुष्क सेल, है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल में ऊर्जा परिवर्तित होता है ना। जो शुष्क सेल होगा उसमें ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है? कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये तो आप बात जानते ही होंगे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो है शुष्क सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनाता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक सेल में ध्रुवाच्छादन यानी पोलराइजेशन जिसे कहते हैं, है ना। हिंदी में कन्फ्यूजन होती हो तो इंग्लिश में पढ़ लिया करें। को किस प्रक्रिया द्वारा दूर कर सकते हैं, है ना। पोलराइजेशन को कैसे हम दूर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। रासायनिक क्रिया से हम पोलराइजेशन को दूर कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन एक। अब देखिए कथन वाले क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही, है ना, ऐसा तो है नहीं। देखिए आपके जो है 150 यानी 38 क्वेश्चन आपके आएंगे किसमें? थ्योरी में। तो 38 में से मान के चलिए 2 से 3 आपके कथन वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। तो कथन वाले क्वेश्चन पे भी अच्छी कमांड होनी चाहिए। काफ़ी आसान होते हैं, आपको कथन को अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है एंड इसके बाद ऑप्शन लगाना है ना। तो देखिए पहला कथन हमसे कह रहा है द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है। अब आपको ये सोचना है कि ये बात हमसे सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है ना। तो द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है? बिल्कुल नहीं, है ना, गलत कह रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है उल्टा बोल दिया, है ना। द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होना चाहिए तो वहाँ पर कम बोल दिया, और प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कम होना चाहिए तो यहाँ पर अधिक बोल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी दोनों कथन क्या है? असत्य हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कथनों में से आपको सही का चुनाव करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए कथन एक सत्य है, नहीं, कथन एक गलत है ना। ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्योंकि आपके कथन एक और कथन दो दोनों कैसे हैं? असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर जो है, हाँ, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, यही बात होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका असत्य है बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन कैसे हैं? असत्य हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है या ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखेंगे द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा अधिक होना चाहिए, लेकिन इसमें गलत बोला था तो इसलिए असत्य हो गया, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि हमसे कह रहा है कथन वाला क्वेश्चन है। दो कथन हमें दे रखे हैं। तो इसमें बोल रहा है शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल होता है। अब आपको ये सोचना है कि ये बात सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है ना। तो शुष्क सेल क्या है? एक प्राथमिक सेल है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड आपको कथन कह रहा है कि निकिल कैडमियम सेल भी एक प्राथमिक सेल होता है। अब ये बात जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है ना। ये बात क्या है? कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है ना। यानी निकिल कैडमियम सेल एक प्राथमिक सेल होता है, ये बात क्या है? गलत है। तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन गलत है, यानी कथन 2 हमारा गलत है और कथन 1 हमारा सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं भाई, देखिए कथन 1 सत्य है, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन 2 असत्य है ऐसा कहीं है नहीं, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ क्या है? जो सेकेंडरी सेल होता है ना, इसका जो लाभ क्या है, क्या बेनिफिट आपको मिलता है इसमें? तो इसे सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि इसे हम पुनः
चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, है ना। इसे यानी ये रीयूजेबल होता है ना। एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ज करने के बाद, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, चार्ज हो जाता है। प्राथमिक सेल में क्या होता है, एक बार इस्तेमाल करेंगे और वो चार्ज नहीं होगा, यानी अब वो बेकार हो जाता है ना। एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो यूजलेस हो जाता है, उसे आप फेंक देते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि कह रहा है लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि, है ना। इसका आपको राइट आंसर बताना है, ऐसा क्यों होता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। जो आंतरिक प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, ये क्या होता है, हाई होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है क्योंकि। देखिए लेड एसिड सेल को हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं, ये इसका आपको आंसर बताना है। क्योंकि इसमें जो है इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है ना, रिवर्सिबल होती है, तो इसलिए इसे चार्ज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि हमसे कह रहा है लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय द्रव होता है, तो वो द्रव कौन सा होता है। लेड एसिड सेल की बात कर रहा है, यहाँ पर सेल को ध्यान से पढ़ा करें, यहाँ पर लेड एसिड सेल की बात कर रहा है ना। तो इसमें जो हम धनात्मक प्लेट में सक्रिय द्रव लेते हैं, तो वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो वो कौन सा द्रव होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, PbO2 होता है। क्या होता है, PbO2 होता है। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है ना। अगर कोई आपके पास लेड एसिड बैटरी है और उसे आपको लंबे समय तक निष्क्रिय रखना है, यानी उसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसे हम कैसे रख सकते हैं, इसका आपको राइट आंसर बताना है। बैटरी को ओवरचार्ज कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोलाइट निकाल देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्लेट को आसुत जल से धो देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान से सुरक्षित रख देना चाहिए, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। जो लेड एसिड सेल है ना, वो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, चार्जिंग के टाइम की बात हो रही है ना, जब आप चार्ज कर रहे हो तब की बात हो रही है। तब वो जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब बात करें जब आप इसे इस्तेमाल करते हो तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेड एसिड सेल में सक्रिय द्रव यानी एक्टिव मटेरियल जो होता है वो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए लेड एसिड सेल में हम लेड परऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, स्पंजी लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तनुगंधक का अम्ल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जाएगा। इसमें जो है ये सभी है ना, इन सभी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्लियर है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। जो गैसिंग होती है वो संपन्न होती है, तो वो हमारी लेड एसिड सेल की चार्जिंग की प्रक्रिया में संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। जो लेड एसिड सेल होता है इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार करते हैं, किसको घोलकर, है ना, तैयार करते हैं, तो वही आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जल में मिलाते हैं। क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर हम लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ होता है। तो ऋणात्मक प्लेट का हम पदार्थ कौन सा इस्तेमाल करते हैं वही आपको बताना है। और लेड एसिड बैटरी की बात हो रही है, ये भी आपको मेंशन करते हुए ही चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हम जो है शुद्ध लेड का इस्तेमाल करते हैं ना, शुद्ध पीबी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया चित्र में एक्स से इंगित लेड एसिड सेल के भाग को आप पहचानना है। सबसे पहले अगर आपने लेड एसिड सेल नहीं देखा है ना तो देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। ये होता क्या है, लेड एसिड सेल होता है। अब इसमें बोल रहा है कि इस सेल में
एक्स से इंगित भाग है ना, एक्स से ये वाला भाग दर्शाया गया है, तो कह रहा है इस भाग का हमें नाम बता दीजिए, इस भाग का नाम क्या होता है, क्या ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, क्या ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, क्या ये सेल कनेक्टर है या फिर टर्मिनल पोस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का राइट आंसर आ रहा है टर्मिनल पोस्ट है ना, बिल्कुल टर्मिनल पोस्ट ही है ये, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में सेल में कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है, ये आपको बताना है। यानी हमारे पास एक लेड एसिड सेल है और हम उसे लंबे समय तक चार्ज ही नहीं कर रहे हैं ना, हमने वो रखा पड़ा है ऐसे के ऐसे ही है ना, तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा ये आपको बताना है, उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है कठिन जो सल्फेशन वाला दोष है ना वही उत्पन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, संक्षारण नहीं होगा, बकलिंग नहीं होगा, ध्रुवण नहीं होगा है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेड एसिड सेल या बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए लेड एसिड का सेल हो या बैटरी हो, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रयोग करते हैं यही आपको बताना है। तो 4 इलेक्ट्रोलाइट आपके लिए दे रखे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जिसे हम तनु H2SO4 कहते हैं, और जो है क्या कह रहा है यहाँ पर एल्केलाइन सल्फ्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे है ना, डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु के बनाए जाते हैं। तो लेड एसिड बैटरी होती है, इसके टर्मिनल कौन से धातु से बनाए जाते हैं, तांबा से, सीसा से, जस्ता से या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाई सीसा से बनाए जाते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैटरी के कवर में वेंट प्लग में छिद्र किस लिए बनाया जाता है। जो बैटरी आपने देखी होगी उसके वेंट प्लग में आप देखेंगे तो छिद्र बनाया जाता है, तो क्यों बनाया जाता है वही आपको बताना है ना, गैस बाहर निकालने के लिए, सुंदरता के लिए, या फिर बैटरी की सुरक्षा और गैस बाहर निकालने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। देखिए बैटरी की सुरक्षा, पहली बात तो बैटरी की सुरक्षा हो जाती है, और दूसरी बात गैस को बाहर निकालने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन कामों के लिए बैटरी के कवर में वेंट प्लग में छिद्र बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी की AH क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, है ना, ये आपको बताना है। अगर आपको बैटरी की AH क्षमता, देखिए MAH और AH होता है तो ये तो आप जानते होंगे, तो कह रहा है AH क्षमता को हमें बढ़ाना है ना, तो हमें क्या करना चाहिए ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है अधिक संख्या में प्लेटों का प्रयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं 100% करेक्ट आंसर है, इसी तरह से तैयारी करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 40 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो, है ना, भार को यानी लोड, यहाँ पर भार का मतलब हो रहा है लोड, है ना, कोई भी लोड आपने जोड़ रखा है, तो कह रहा है द्वितीयक सेल किसी लोड को धारा प्रदान कर रहा है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है ना, वह अवस्था क्या कहलाएगी, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जब आप किसी लोड से, है ना, यानी आप धारा ले रहे हो, बैटरी से धारा ले रहे हो, तो वो क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ये आपके पास बैटरी है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है ना, अभी रखी पड़ी है तो रखी ही पड़ी है ना, चार्ज कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन आप अगर इसे जो है किसी लोड से जोड़ रहे हो, मान लीजिए ये मेरा जो है बल्ब है एक, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने इस पर जोड़ दिया, तो ये बल्ब क्या करने लगेगा, जलने लगेगा, और जल रहा है इसका मतलब ये बैटरी से धारा ले रहा है, और धारा ले रहा है इसका मतलब इसे क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है ना, इसे डिस्चार्ज कर रहा है। अब मान लीजिए इसे मैंने हटा दिया, अब मैंने जो है इसे चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए आप जब इसमें धारा देंगे तो वो चार्ज होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट आपका है लेड एसिड सेल का प्रयोग होता है। लेड एसिड सेल का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं, है ना, कहाँ पर करते हैं ये आपसे पूछ रहा है, लेड एसिड सेल का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो इसका उपयोग हम ऑटोमोबाइल्स में करते हैं ना, ऑटोमोबाइल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी जो होती है ना, प्लेट की शक्ति किस धातु द्वारा प्रदान की जाती है। लेड एसिड सेल की जो बैटरी होती है
बैटरी प्लेट, उसको शक्ति किस धातु से प्रदान की जाती है? तो जैसा कि आप जानते हो इसे हम एंटीमनी से जो है शक्ति मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन से उत्पन्न होता है। तो लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन से क्या उत्पन्न होगा? तो ये आपको बताना है। तो ये जो है आसुत जल और सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देख पाएंगे तो यहाँ पर फिर से एक कथन वाला क्वेश्चन आ गया है। कथन वाले क्वेश्चन को करना आसान होता है। देखिए पहला हमसे कथन क्या कह रहा है, चार्जिंग के समय लेड एसिड बैटरी जो होती है या फिर सेल जो है इसमें गैसें निकलती हैं, यानी कि चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल से गैसें निकलती हैं। अब आपको ये सोचना है कि ये बात सही है या गलत है। तो देखिए जो आपकी लेड एसिड बैटरी है ना, इसे आप जब चार्ज करेंगे तो इसमें से गैस निकलेगी, है ना, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऑप्शन आपका ये कथन जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट आपका है, चार्जिंग के समय निकिल सेल से, है ना, कौन सी किसी प्रकार की गैस नहीं निकलती है। ये बात भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। जो आपकी कौन से सेल की बात हो रही है, निकिल सेल, है ना। निकिल सेल में अगर आप चार्जिंग करते हो तो वहाँ पर कोई भी गैस आपको नहीं दिखती है, कोई गैस नहीं निकलती है। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, है ना। कथन एक और कथन दो क्या हैं, सत्य हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी द्वितीयक सेल की दक्षता क्षमता की इकाई क्या है? यानी कि कोई द्वितीयक सेल हमारे पास है तो उसकी क्षमता की इकाई आपको बताना है, उसकी क्षमता हम किस में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एम्पियर आवर में मापते हैं, है ना, एम्पियर घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जंग को लगने से रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा द्रव लगाया जाता है? अब देखिए लेड एसिड जो बैटरी होती है ना, इस पर क्या जंग लगने का खतरा होता है, तो हम करते क्या है, इस पर एक द्रव लगाते हैं। तो उस द्रव का नाम आपको बताना है कि उस द्रव का क्या नाम होता है। तो वो हमारा होता है पेट्रोलियम जेली। क्या होता है, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उस पर जंग ना लग सके। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट का रंग होता है। तो जो लेड एसिड बैटरी है ना, इसमें जो ऋणात्मक प्लेट होती है उसका कलर कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, वही आपको बताना है। भूरा होगा, ग्रे होगा, सफ़ेद होगा या फिर काला होगा। तो इसका कलर कैसा होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, डी नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रे, ग्रे कलर का होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध जिसे हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं पर क्या प्रभाव पड़ता है जब सेलों से लंबे समय तक कार्य नहीं लिया जा रहा हो, है ना। अगर कोई सेल हमारे पास है और उसे हम लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा है ना, उससे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, तो उसका जो है आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है ना। तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं लेंगे तो आप उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल में वेंट प्लग खुला छोड़ने का क्या कारण है? चार्जिंग के दौरान, है ना, किस बैटरी की बात हो रही है, किस सेल की बात हो रही है, लेड एसिड सेल की बात हो रही है। इसमें जो वेंट प्लग होता है ना, इसे हम खुला छोड़ते हैं। अब खुला छोड़ने का क्या कारण होता है वही हमें बताना है ना। तो क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो है मुक्त रूप से गैस निकलना है ना। अब अगर इसे बंद कर देंगे तो गैस कहाँ से निकलेगी, अगर बंद होगा तो ये ब्लास्ट कर सकती है बैटरी, है ना। तो इसे खुला छोड़ने का मतलब ये है कि गैस इसमें से रिलीज हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल आयरन सेल होता है। तो निकिल आयरन सेल क्या होता है वही आपको बताना है। तो निकिल आयरन सेल तर द्वितीयक सेल होता है ना, तर द्वितीयक सेल होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है HW में, क्योंकि यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। 100+ क्वेश्चन से मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसमें जो है आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, इसे आप खुद ही कैलकुलेट करिएगा। ओके, फॉर्मूलेज आपके पास होंगे ही, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये हमसे कह रहा है 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, है ना। आर का मान कितना दे रखा है, 0.5, है ना। और कह रहा है कि 1.5 वोल्ट, वह 1.5 वोल्ट क्या है, EMF वाले, है ना। EMF का वैल्यू दे रखा है इतना। तो कह रहा है जिंक, जो कार्बन जिंक सेल होता है उसका 9.5 ओम बाह्य प्रतिरोध से
लोड किया गया है तो परिपथ से होकर जो प्रवाहित धारा होगी उसका MA में परिकलन करना है। उसका जो धारा का मान होगा वो MA में यानी मिली एम्पियर में आपको उसका मान कैलकुलेट करना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 75 मिली एम्पियर आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व जरूर करिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया तो आप भी नहीं कर रहे हो, है ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। वहाँ पर टाइम भी कम लगेगा और आप राइट आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ये आपका क्या है, एक मिलान टाइप क्वेश्चन है और मैंने आपको बता रखा है मिलान टाइप क्वेश्चन और कथन टाइप क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, इन चीज़ों को मिलान करना है। और मैंने आपको बताया मिलान करने का सबसे सही तरीका कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 का मिलान कर देना है। अगर आपने 2 का मिलान कर दिए तो आप राइट आंसर तक पहुँच सकते हो। लेक्लांचे सेल का विद्युत वाहक बल नो लोड पर कितना होता है ना। तो यह बात आप जानते हैं 1.5 वोल्ट होता है बिल्कुल। लेड एसिड सेल, है ना, लेड एसिड सेल का कितना होता है, तो वो 1.8 से 2.2 वोल्ट तक होता है। बस इतना ही आपने मिला लिए तब भी आपका काम हो जाएगा। देखिए ए का आपको कौन सा मिला, ए का थर्ड, और बी का आपको कौन सा मिला, बी का फोर्थ, है ना। अब देखिए ए का थर्ड देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पर ए का थर्ड नहीं होगा उसे एलिमिनेट करेंगे, जहाँ पर होगा उसे रोक कर रखेंगे, है ना। ए का थर्ड यहाँ पर है, इसे रोक कर रखिए। ए का फोर्थ है, एलिमिनेट हो जाएगा। ए का फर्स्ट है, एलिमिनेट हो जाएगा। ए का फोर्थ है, एलिमिनेट, है ना। तो आप समझ सकते हो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, यानी 1 या 2 आपने मिलान करने आने चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। लिथियम आयरन सेल की वोल्टेज परास होती है। लिथियम आयरन सेल आपने देखा, आयरन नहीं है सॉरी आयरन, है ना। लिथियम आयरन जो सेल होता है इसकी वोल्टेज परास कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये पूछना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.3 वोल्ट से 3.85 वोल्ट तक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिथियम आयन सेल का आकार होता है ना। जो लिथियम आयन बैटरी आपने देखी होगी, है ना। तो सेल की बात कर रहा है, इसका आकार कैसा होता है ना। तो इसका सेल का आकार कैसा होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये सभी, है ना। ये जो लिथियम आयन सेल होता है ना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बेलनाकार में ही मिले, है ना, प्रिज्मेटिक में ही मिले या फिर पाउच में ही मिले, है ना। ये सभी तरह से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ये सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रत्येक सौर सेल जो होता है ना, खुला परिपथ वोल्टेज कितनी होती है, यानी हर एक सौर सेल में खुला परिपथ वोल्टेज कितना होता है। ओपन की बात कर रहा है ना, ओपन सर्किट की। तो यहाँ पर बात करें इसका राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 0.55 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक 12 वोल्ट की बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों का समूह किस संबंध में जोड़ा जाना चाहिए, ये आपको बताना है ना। 12 वोल्ट की बैटरी के लिए आपको, है ना, सेल का संयोजन करना है। अब देखिए ये तो बात आप जानते हो ना, सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो बोल रहा है कि 12 वोल्ट हमें चाहिए, तो हमें जो है कितने सेलों को और किस संबंध में जोड़ना है ना, ये आपको बताना है। ये भी बताना है कितने सेल की ज़रूरत होगी, और ये भी बताना है कि कितने कौन से क्रम में हमें जोड़ना है। तो बिल्कुल सही, जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं एक बार आपके ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो भी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। 12 सेलों को आपको जोड़ना है ना, और समांतर क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बैटरी के एम्पियर की क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को हमें किस संयोजन में जोड़ना चाहिए। अगर आपको बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ानी है ना, तो आपको सेलों को किस संयोजन में जोड़ना है, तो ये आपको बताना है। तो उसे जो है हमें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, है ना, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेड जब लोड प्रतिरोधी यानी RL जिसे कहते हैं का मान सेलों की कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी जो स्मॉल RT है ना के तुल्य हो तो क्या होता है, तो जो है परिपथ धारा अधिकतम होती है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बैटरी सेलों के
सेलों को संयोजन में जोड़ा जाए तो आउटपुट हमें वोल्टेज बढ़ जाती है। तो किस संयोजन में जोड़ा जाए इसकी बात कर रहा है ना। तो किस संयोजन में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। बिल्कुल, बैटरी के सेलों को हम अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें वोल्टेज बढ़ी हुई मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े सेलों का उद्देश्य होता है। समांतर क्रम में सेलों का जो जोड़ने का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो धारा की क्षमता को बढ़ाना है ना। धारा की क्षमता को अगर आपको बढ़ाना है तो समांतर क्रम में सेलों को जोड़ना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, और प्रत्येक सेल की 0.5 वोल्ट व 16 AH रेटिंग है ना। तो इस बैटरी का AH रेटिंग आपको बताना है कि इसका AH रेटिंग कितना होगा, है ना, और समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो 64 AH इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित बैटरी की आउटपुट वोल्टेज आपको बतानी है कि आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, है ना। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, तो 4.5 वोल्टेज होगी, है ना, 4.5 वोल्टेज होगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक 144 AH बैटरी 8 एम्पियर धारा जो है लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकती है, ये आपको बताना है। 144 AH की बैटरी है, 8 एम्पियर की धारा लगभग वह कितने समय तक प्रभावित कर सकती है, कितने घंटों तक प्रभावित कर सकती है, तो वो जो है 18 घंटे तक ये प्रभावित कर लेगी। तो 18 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 120 AH क्षमता वाली बैटरी जो कि 8 एम्पियर की धारा कितने घंटे तक प्रभावित कर लेगी, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15, है ना, 15 घंटे तक प्रभावित कर लेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। कोई स्टोरेज बैटरी है, उसकी क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो ये आपको बताना है। तो वो जो है उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है ना, उसका एरिया कितना है प्लेट्स का, अगर उसे बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इससे जो है परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 4 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक सेल की रेटिंग कितनी है, 1.5 वोल्ट और 16 एम्पियर घंटा है। तो कह रहा है कि इस बैटरी की AH रेटिंग क्या होगी, ये हमें बताना है ना। तो AH रेटिंग कितनी होगी, 64 एम्पियर घंटा होगी, है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर वाली ट्यूबों को एक इमरजेंसी ट्यूबलाइट में बैटरी की एम्पियर घंटा की क्षमता कितनी होगी, वो आपको बताना है। 20 सेंटीमीटर वाली ट्यूबों की एक इमरजेंसी ट्यूबलाइट में, है ना, बैटरी की एम्पियर घंटा में आपको क्षमता बतानी है कि कितनी होगी। तो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, है ना। 12.5 AH इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बैटरी की क्षमता का निर्धारण उसमें प्रयुक्त होने वाली प्लेटों की संख्या व किस पर डिपेंड करता है। प्लेटों की संख्या पर तो करेगा, उसके साथ साथ किस पर डिपेंड करेगा, तो ये भी आपको बताना है। तो ये जो है प्लेटों के आकार पर डिपेंड करता है, अभी मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा यानी WH एफिशिएंसी आपको बतानी है कि दक्षता कितनी होती है, निम्न में से कौन सी परास रेंज है ना, इसकी एफिशिएंसी कितने से कितनी तक होती है, ये आपको बताना है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है ना 80 से 85 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पर जो भी 80 से 85 लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी बैटरी या सेल में धनात्मक प्लेटों की जो संख्या है ऋणात्मक प्लेटों की संख्या की अपेक्षा कितनी होती है ना, अधिक होगी, कम होगी या बराबर होगी, जो भी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऋणात्मक प्लेट से कम होती है ना। धनात्मक प्लेट की जो संख्या होती है वो ऋणात्मक प्लेट से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैटरी के विसर्जन के दौरान ऊर्जा परिवर्तन होता है ना, बैटरी के विसर्जन के दौरान ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो किस में परिवर्तित होती है, तो ये आपको बताना है। विसर्जन का मतलब डिस्चार्जिंग आप समझ सकते हो, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदलेगी, है ना, जब डिस्चार्ज हो रही है। जब चार्ज होगी तो क्या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 72 नंबर, किसी बैटरी की आवेशित या विसर्जित, इसका मतलब होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, है ना। आवेशित का मतलब चार्जिंग और विसर्जित का मतलब डिस्चार्जिंग अवस्था को जानने के लिए आपको क्या मतलब क्या मापा जाता है ना। ये अवस्था आपको जाननी है कि चार्जिंग या डिस्चार्जिंग स्टेज को मापना है आपको, तो कैसे माप सकते हैं वही आपको बताना है। तो इसे हम जो है विद्युत अपघटन का आपेक्षित घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अवस्था को जानने के लिए क्या मापा जाता है, तो विद्युत अपघटन का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्थिर वोल्टता बैटरी चार्जिंग विधि या बैटरी के आर पार आरोपित वोल्टता होती है, तो वो कितनी होती है वही आपको बताना है। तो इसकी जो वोल्टता होती है 0.3 से 2.5 वोल्ट प्रति सेल होती है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74 नंबर, जब किसी नई बैटरी को चार्जिंग हेतु डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब आप किसी बैटरी को, है ना, नई बैटरी को चार्जिंग हेतु, है ना, चार्जिंग हेतु डीसी स्रोत से संयोजित कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसे चार्जिंग कर रहे हो, है ना, चार्जिंग कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आरंभिक चार्जिंग जाएगा, है ना, आरंभिक चार्जिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी को एक नियत अंतराल पर टॉप अप करने की आवश्यकता इंगित करती है ना। तो वो क्या ऑप्शन राइट होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, है ना, बैटरी ओवरचार्ज हो गई है ना, बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है तो ऐसा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बैटरी को फिट करते समय बैटरी है ना का ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए, चढ़ाई का, ध्रुवता का, आसुत जल का, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ध्रुवता, है ना। पोलर जो ध्रुवता होती है ना, पोल होते हैं, उन्हें आपको जांचना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने बैटरी को संयोजित कर रहे हो प्लस माइनस उल्टा लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपको जो ध्रुवता होती है यानी पोल्स होते हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जब पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी चार्ज से या विलगित हो या वाहन में लगी हो तो चिंगारी बिल्कुल उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बताना है, क्योंकि इसमें जो है सेलों से मुक्त गैस काफ़ी विस्फोट होती है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए परिपथ में किस विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है। ये आपके पास एक चित्र है, इसमें बोल रहा है कि जो बैटरी आवेशित हो रही है तो किस विधि से हो रही है वही आपको बताना है ना, वही आपको बताना है। तो बात करें स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि या फिर स्थिर करंट चार्जिंग विधि या फिर ट्रिकल चार्जिंग विधि या फिर बूस्ट चार्जिंग विधि, तो इसका राइट आंसर आप बता ही रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या होता है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि से इसे चार्ज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बैटरी की जो वोल्टेज होती है उसकी माप करने हेतु, है ना, इसकी चार्जिंग जांचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। यानी आपको बैटरी की वोल्टेज को माप करते हुए, है ना, यानी बैटरी के वोल्टेज की माप भी कर रहे हो आप चार्जिंग की स्थिति में, है ना, जांच करने के लिए आपको कौन से यंत्र का इस्तेमाल करना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, हाई रेट डिस्चार्ज, है ना, हाई रेट डिस्चार्जिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न बैटरी चार्जिंग परिपथ में दोष की पहचान करना, है ना। तो इसकी आपको पहचान करनी है, चार्जिंग परिपथ में दोष की क्या पहचान है ना। तो बात करें इसके राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, रेक्टिफायर से बैटरी संपर्कन की ध्रुवता को बदल दिया गया है ना। इसमें क्या किया गया है, बैटरी की ध्रुवता को बदल दिया गया है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी के चार्ज करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है ना। कम दर पर आप चार्ज कर रहे हो तो उस विधि को क्या कहेंगे वही आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, ट्रिकल चार्ज विधि कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ट्रिकल चार्ज विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि बैटरी को उच्च दर पर अति आवेशित या निरावेशित करें तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, उसे हम बकलिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बैटरी संयोजकों को समय समय पर गर्म पानी में भीगे कपड़े से साफ करके उन पर ग्रीस का जो पतला लेपन होता है करने से निम्न में से कौन सा दोष दूर होता है ना। तो कौन सा दोष दूर करने के लिए हम करते हैं, संक्षारण, है ना, संक्षारण दोष को दूर करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 84 नंबर, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा। अब देखिए डिस्चार्ज बैटरी है बिल्कुल डाउन है ना, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा या फिर बराबर होगा, कैसा होगा जो आपको बताना है। तो बात करें अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है पूरी तरह से, है ना, तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। और मैंने आपको बताया था अगर बैटरी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, है ना, पड़ी है ऐसे ही, तो उसमें भी जो है आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो है अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है ना, अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये जो है लेड एसिड सेल जो होता है, लेड एसिड बैटरी जो होती है ना, वो अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 86 नंबर, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बैटरी के आपको ध्रुव जांचने की पॉजिटिव निगेटिव सही जुड़े हैं नहीं, है ना, तो आपको किस उपकरण का, किस मीटर का उपयोग करना चाहिए ये आपको बताना है। तो हम जो है चल कुंडली वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, चल कुंडली वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल किस नियम पर कार्य करता है। जो द्वितीयक सेल होता है ना, वो किस नियम पर कार्य करता है ये आपको बताना है। क्या लेंज के नियम पर कार्य करेगा, है ना, लेंज के नियम पर कार्य करेगा, बिल्कुल नहीं। जूल के नियम पर कार्य करेगा, बिल्कुल नहीं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करेगा, बिल्कुल नहीं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्ट के दौरान एकत्रित जो द्रव्यमान की गणना का सूत्र होता है वो क्या होता है ना। अभी जस्ट आपको बताया, m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है ZIT, है ना, m बराबर ZIT, Z आपका स्थिरांक होता है, I आपकी धारा होती है, T आपका समय होता है ना। तो m बराबर ZIT आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। यहाँ तक कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है। जो बैटरी है ना, उसकी आपको क्षमता मापनी है, पावर मापनी है, तो उसमें आप कैसे नाप सकते हो, है ना, किस मीटर की सहायता से नाप सकते हो, किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प लेकर आप ये कर सकते हो। बिल्कुल सही, एम्पियर घंटा, है ना, इसे हम एम्पियर घंटा में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट में नहीं मापते, वाट में नहीं, और वोल्ट एम्पियर में भी नहीं, है ना। बैटरी की क्षमता हमेशा एम्पियर घंटा में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तभी तो कहते हैं AH, है ना, AH यानी एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर। MAH मतलब मिली एम्पियर आवर, है ना, इस तरह से फुल फॉर्म आप देख लेना। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं, है ना, क्या हो जाती हैं, प्लेटें मुड़ जाती हैं। तो ये कौन सा दोष कहलाता है। तो इस दोष को हम कहते हैं बकलिंग। क्या कहते हैं, बकलिंग। याद रखेंगे ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 91 नंबर, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होगा, है ना। जो लिथियम सेल होता है उसका निर्गत वोल्टेज कितना होगा, जो निकलने वाला वोल्टेज होता है वो कितना होता है। तो वो होता है भैया 2.5 वोल्ट। कितना होता है, 2.5 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 92 नंबर, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने के लिए आपको कौन सी विधि अपनानी चाहिए, ये आपको बताना है ना। कौन सी विधि से आपको चार्ज करना चाहिए। तो बिल्कुल सही, बूस्ट आवेशन विधि से, है ना, बूस्ट आवेशन विधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 93 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है। जो कार्बन जस्ता वाला जो शुष्क सेल होता है ना, उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो है हम
अमोनियम क्लोराइड वाला इस्तेमाल करते हैं, है ना, विद्युत अपघटक इस्तेमाल करते हैं अमोनियम क्लोराइड वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है ना, तो कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही स्पंज सीसा का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धातु सतह के क्षरण से नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हम करते हैं, तो क्षरण को नियंत्रण यानी क्षरण जो होती है, जंग लगती है, उसे हम कंट्रोल करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, स्पंज सीसा, है ना, स्पंज सीसा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सी सेल का प्रयोग होता है। जो डिजिटल घड़ी आपने देखी है ना, उसमें डिजिट्स आते हैं, तो उसमें उन वाली घड़ियों में हम कौन सा सेल इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताना है। तो इसमें हम जो है पारा वाला सेल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, पारा वाला सेल इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या हो तो अभी कमेंट करिए, अगर नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, है ना, देख सकते हैं कितने आगे तक हम आ गए हैं, लगभग 50 मिनट की वीडियो बन चुकी है। एंड अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये वीडियो को लाइक करें, है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समांतर युग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही हमें बताना है ना। तो ये देखिए लघु पतित हो जाएगा। मैंने आपको बताया अगर बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव है और आपने उल्टे वायर को जोड़ दिया तो भाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लघु पतित हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैटरी चार्जर में फाइन सिलेक्टर जो है स्विच का कार्य क्या होता है। जो फाइन सिलेक्टर होता है इसका स्विच का क्या काम होता है वही आपको बताना है ना। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है भैया रेटिंग, जो धारा रेटिंग है ना उसका चुनाव करना। क्या होता है, धारा रेटिंग का चुनाव करने के लिए हम फाइन सिलेक्टर का स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है ना। हाइड्रोमीटर का क्यों हम इस्तेमाल करते हैं ना, हाइड्रोमीटर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये तो बात आप जानते ही होंगे कि विद्युत अपघटक का विशिष्ट गुरुत्व जानने के लिए, है ना। यानी जो ग्रेविटी है, आप बैटरी की ग्रेविटी किससे नापेंगे, तो आप हाइड्रोमीटर से नापेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट चले जाएगा। गुरुत्व का मतलब होता है ग्रेविटी मापना, है ना, बैटरी की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 100 नंबर, जो कि है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र बताइए, है ना। ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया, इसी सेट में 3 से 4 बार आपको बता दिया, है ना, याद हो ही जाना चाहिए। m बराबर क्या होता है, ZIT होता है, m बराबर ZIT याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में तो हेल्प करेगा, साथ ही फॉर्मूले में आपको याद रखिएगा, है ना। देखिए Z क्या है, स्थिरांक होता है, I क्या है, विद्युत धारा होती है, T क्या है, समय होता है, और ये क्या है, ये हमारी पदार्थ की मात्रा होती है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ज़रूर पूछेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटक के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है ना। क्या प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। सीसा अम्ल सेल की बात हो रही है, इसमें विद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप किसे उपयोग करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, अमोनियम क्लोराइड को, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो आप किसे इस्तेमाल करेंगे वही आपको बताना है। तो बिल्कुल आप तनु H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, तनु मतलब डाइल्यूट, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। एंड ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, 102 नंबर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप हल्के में मत लेना। दिए गए परिपथ का कुल जो वोल्टेज है वो क्या होगा ये आपको बताना है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर जो है सेल यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। इन सेलों को आपको देखना है कि भाई इसमें ये सेल किस क्रम में जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल कि ये हमारे किस क्रम में जुड़े हैं, है ना, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो ये हमारे किस में है, समांतर क्रम में। क्या हो, समांतर क्रम में। और जब भी कोई सेल हमारे 2 या 2 से अधिक सेल समांतर क्रम में होते हैं तो उनका मान वही रहता है, यानी 1.5 वोल्ट दिखा रहा है ना, तो 1.5 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं श्रेणी क्रम की। अगर ये श्रेणी क्रम में होते तो सबको हम क्या करते, जोड़ देते, है ना, जोड़ देते। लेकिन जो समांतर क्रम है इसमें ये सेम वोल्टेज ही रहने वाला है 1.5। तो यही आपको समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो सबको जोड़ देते हैं ना और आंसर लगाकर आ जाते हैं।
ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया समांतर क्रम में वोल्टेज वही रहेगा, है ना। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 103 नंबर क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल में आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, है ना। धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, स्पंज लेड आएगा, लेड पर ऑक्साइड आएगा, लेड सल्फेट आएगा, या फिर लेड सल्फेट और जल आएगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, लेड पर ऑक्साइड आता है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग, है ना, जो वेंट प्लग है उसे खुला क्यों रखा जाता है। भाई अभी अभी आपको बताया, बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो तो वेंट प्लग को आप क्यों खुला छोड़ते हो, है ना। वेंट प्लग को क्यों खुला छोड़ते हो, जिससे कि जो गैस है वो रिलीज हो सके, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकल सके। अगर मान लीजिए आप वेंट प्लग को बंद ही रहने देते हो, है ना, तो ऐसे में क्या होगा, वो गैस निकलेगी नहीं और एक टाइम आएगा बैटरी फट जाएगी, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो वेंट प्लग है उसे हम खुला इसलिए छोड़ते हैं, गैस रिलीज होने के लिए, है ना, गैस रिलीज होने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 105 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा लंबे समय तक आवेशित किया जाता है ना। तो वो आपको बताना है कौन सी विधि है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी जो भी लगाना है बिल्कुल सही है, ट्रिकल आवेशन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिकल आवेशन विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी के कठोर सल्फेशन दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, ये आपको बताना है ना। इस दोष को आपको क्या करना है, दूर करना है। तो आप क्या करेंगे, कैसे इस दूर को आप पहचाना जा सकता है ना, सॉरी दूर नहीं करना है, दोष को आपको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे इस दोष को, तो बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके हम इस दोष को पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 107 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है ना। तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जस्ते का हम इस्तेमाल करते हैं ना, किसका इस्तेमाल करते हैं, जस्ते का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चांदी की विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। जो चांदी होती है उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है, और इसे तो आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा ना, या फिर आप ट्रिक बना सकते हो। 1.1185 mg/c, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं। रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, है ना, ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो बिल्कुल लेड सल्फेट आएगा, है ना, लेड सल्फेट आएगा। सिल्वर ऑक्साइड की बैटरी पर बात करता है ना, ऋणात्मक पर क्या आएगा, तो वहाँ पर जस्ता आता है। लेकिन अगर सीसा अम्ल सेल की बात करता है तो वहाँ पर लेड सल्फेट आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक यानी सेपरेटर का क्या कार्य होता है ना। सीसा अम्ल बैटरी आपने देखी होगी, उसमें विभाजक हम सेपरेटर क्यों लगाते हैं, तो ये आपको बताना है ना। तो सेपरेटर हम इसलिए लगाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट ना हो सके, है ना, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हम लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ना, जो कि आपसे कह रहा है, सीसा अम्ल बैटरी के विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग में लेंगे, है ना, कौन सा उपकरण उपयोग में लेंगे। वे बैटरी कोई भी हो, है ना, अगर आपको ग्रेविटी की जांच करनी है किसी बैटरी की तो आप हाइड्रोमीटर का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 112 नंबर, परिपथ की कुल निर्गत वोल्टेज आपको बतानी है कितनी होगी, है ना, आउटपुट वोल्टेज आपको बतानी है, आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, है ना। तो देखिए ये काफ़ी आसान है। सबसे पहले मैंने आपको बताया इस तरह का क्वेश्चन है ना, सेलों को आपको देखना है किस क्रम में जुड़े हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं ये श्रेणी क्रम में है, तो आपको करना क्या है, सबको जोड़ देना है ना, सिंपल, है ना। 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 1 4, 4.5 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4.5 वोल्ट। इस तरह से आपको करना है। अब बात करते हैं अगर ये समांतर क्रम में होते, है ना, इस तरह से समांतर क्रम में होते तो क्या होता, तो इसका वोल्टेज वही रहता 1.5, है ना। अभी के लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है और इसमें हम जोड़ देते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है ना। बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, इलेक्ट्रो का मुड़ जाना ही बकलिंग कहलाता है ना। अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉनों का मुड़ना क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने जो है लगभग 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है, एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कुछ नहीं किया है तो कर लेना। बाकी हमारे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए उन्हें भी कवर कर लेते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो ये आपको बताना है। शुष्क सेल है, धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में आपको क्या प्रयोग करना चाहिए वही आपको बताना है, क्या प्रयोग होता है ना धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, कार्बन का इस्तेमाल करते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होता है ना। अगर लोड बढ़ा रहे हैं ना, सेल के सिरों पर अगर आप लोड बढ़ा रहे हो तो सेल के सिरों का वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा वही आपको बताना है ना। तो वो घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा वोल्टेज है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया के दोष को कैसे रोका जा सकता है या फिर दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके या फिर विध्रुवक रंजक का प्रयोग करके, सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करके, जस्ता का प्रयोग जस्ते प्लेट पर अमलगम लगा करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया के दोष को आपको क्या करना है, रोकना है ना। तो इस केस में आप जो है सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते, कोई फ़ायदा नहीं होगा है ना। ध्रुवक रंजक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेलों को समांतर क्रम में भी नहीं जोड़ सकते है ना। आप क्या कर सकते हो, जस्ता प्लेट का अमलगम कर सकते हो है ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ता प्लेट का अमलगम करके आप स्थानीय क्रिया को रोक सकते हो है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 117 नंबर, 117 नंबर, m बराबर ZIT सूत्र में Z अक्षर इसे इंगित करता है ना। देखिए मैंने आपको बताया था m बराबर Z/IT यहाँ पर लिखा है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि Z अक्षर किसे इंगित करता है ना, Z अक्षर किसे इंगित करता है। तो समय को करेगा क्या, समय को तो नहीं करेगा, समय को क्या करता है, टाइम है ना। धारा को I करता है ना, एकत्रित द्रव्यमान को m करता है। तो बचा क्या, विद्युत अपघटक का ECE है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर दे देता स्थिरांक वगैरह है ना तो आपका वही आंसर हो जाता, लेकिन अभी यही बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। देखिए एल्यूमिनियम जो मैंने आपको चांदी बताया, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक और तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इन दोनों को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि पूछता है ना। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है, तो ये होता है 0.329 mg/c है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि है 119 नंबर, सीसा अम्ल बैटरी जो होती है उसमें बकलिंग दोष का क्या कारण है ना। बकलिंग का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो बकलिंग का क्या कारण होता है, अति आवेशन या अति निरावेशन। आप करते क्या हो, बैटरी को कभी कभी बिल्कुल चार्ज कर लेंगे, बिल्कुल भर देंगे उसे चार्जिंग से है ना। कभी कभी आप क्या करते हो, बिल्कुल डिस्चार्ज कर देंगे है ना, बिल्कुल उसकी जान निकाल देंगे है ना। तो इस कारण से ही क्या होता है, बकलिंग दोष उत्पन्न होता है ना। क्या होता है, बकलिंग दोष उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जाँच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। बैटरी की आपको चार्जिंग की स्थिति को जांच करना है तो आप किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे, वोल्ट मीटर का, मल्टीमीटर का, हाइड्रोमीटर का या फिर उच्च दर निरावेशन का। देखिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल वोल्ट मापने के लिए होता है ना, मल्टीमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाइड्रोमीटर से हम बैटरी की ग्रेविटी मापते हैं। यहाँ पर बात हो रही है बैटरी की जो है वोल्टेज की चार्जिंग की स्थिति जाँचना है ना। तो उच्च दर निरावेशन आप हाई रेट डिस्चार्जिंग का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसके दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना। इलेक्ट्रोलिसिस आप प्रक्रिया जानते ही होंगे। तो इस दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कैथोड, एनोड या विद्युत
अपघट्य या फिर बाह्य व्यास मिमी में यानी मिलीमीटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कैथोड नहीं करेगा, विद्युत अपघट्य नहीं करेगा, बाह्य व्यास ये तो कुछ और ही हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जाएगा एनोड। क्या हो जाए? एनोड। एनोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, जो कि हमसे कह रहा है द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कौन सा प्रभाव है ना। प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है? देखिए द्रवों में है ना, द्रवों में रासायन विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये कौन सा प्रभाव कहलाएगा? ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो ऊष्मीय नहीं कहलाएगा, रासायनिक नहीं कहलाएगा, प्रकाशीय नहीं कहलाएगा और चुंबकीय नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा रासायनिक प्रभाव। क्या कहलाएगा? रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 123 नंबर। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है ना। ऐसी कौन सी युक्ति है जो धूप को क्या करती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो लिक्विड क्रिस्टल डायोड ये तो नहीं करेगा है ना, यानी LCD की बात कर रहे हैं ना, LCD इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डायोड है ना। लाइट इम्पीडेंट रजिस्टर ये भी नहीं करता है। लाइट एमिटिंग डायोड LED की बात कर रहा है ना, ये भी नहीं करती है। आपका जो फोटो वोल्टाइक सेल होता है ना, ये जो है धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल। तो आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने आपको 120 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं, यानी 123 टोटल क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में थे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का पूरा प्रयास किया गया है इस वीडियो के अंदर। एंड मैंने बहुत कोशिश की वीडियो 1 घंटे से कम बने, लेकिन वीडियो जो है 1 घंटे से ज़्यादा की ही बन चुकी है। कोई बात नहीं, वीडियो बड़ी बनी लेकिन आपको समझ में आया होगा सब, ऐसा मेरा मानना है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें है ना। वीडियो को लाइक करते हैं तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक किया करें। एंड अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हो है ना, अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, क्लासेस मिल सके। एंड अपना फीडबैक है ना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, क्योंकि मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ है ना, और रिप्लाई भी करता हूँ। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें। और चैनल को, हाँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में लगभग 1 से 2 चैप्टर आपके और बचे हैं है ना, तो उन चैप्टर्स को भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके एग्ज़ाम से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा डेफिनेटली 100% है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप क्लासेस को देख पाएँ, अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ है ना। एंड यहाँ पर एक बात आपको और बता दें कि मैंने जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, दोनों की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, अच्छे से व्यवस्थित कर दी है सारी चीज़ें। आपको करना क्या है, चैनल के जो है चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करना है। देखिए प्लेलिस्ट को ही आपको फॉलो करना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करके ही आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। अगर आप रैंडमली कोई भी वीडियो प्ले करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा है ना, चैप्टर वाइज आपको चलना है। तो जो प्लेलिस्ट मैंने जिस सीक्वेंस पे वीडियो को अरेंज किया है उसमें ही आपको देखना है वीडियोज़ का है ना। पहला लेक्चर देख लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से ही आपको पढ़ना है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ट्रेड थ्योरी है ना, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS पर मैं जल्द अभी वीडियो लाऊंगा है ना। आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि WCS पर वीडियोज़ लाइए, तो इस पर मैं जल्द ही वीडियोज़ लाऊंगा। बस ये जो आपकी थ्योरी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, ये जल्द ही कंप्लीट हो, इसके बाद मैं WCS पर वीडियोज़ लाऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा, क्योंकि मैंने सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। इसी तरह से मैं आपको WCS में भी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और ट्रेड थ्योरी में आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता ही रहा हूँ। तो आप इसलिए करेंगे क्या, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तब भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाएंगे तो भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना है। प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी है ना, तो सेव ज़रूर करिएगा। बाकी आपको ये वीडियो, ये क्लासेस कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं करें है ना।
और इन वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और आने वाले क्लासेस में, आने वाले जो क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका 11 नंबर चैप्टर होने वाला है ना, वैद्युतिक वायरिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इससे रिलेटेड मानकर चलिए 2 से 3 क्वेश्चन या कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है ना। तो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब 10 नंबर पा लेना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आपको करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है, जिससे कि मैं इस चैप्टर पर जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप पर नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। क्लियर है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।